बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो जैसा कि बेटा चेंज चल रही है, हम आपको कंसिस्टेंटली हर चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं वो बता रहे हैं। चलें जी, हम बातें ज़रा कम करते हैं। टॉपिक ज़रा ज़्यादा लेंथी है, चैप्टर लेंथी है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखते हैं। पेपर करीब आ चुके हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। चैप्टर नंबर 9, किंगडम प्लांटी। इसमें स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं ये मैं आपको बताने लगा हूं, ध्यान से सुने बेटा। सबसे पहले डिवीजन ब्रायोफाइटा इसमें शामिल है। इसके बाद अच्छा, ये बड़ा अहम टॉपिक है एक, अडाप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। अक्सर ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, यहां मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से आपने ये कर लेना है। बाकी मजीद मैं आपको ये समझाता भी हूं, डोंट वरी। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है बेटा। बाकी इसके अलावा इसमें से जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं इनमें से कुछ भी नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लीफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थ्रू आउट आपने सारा ही करना है। इसके बाद बेटा जी ये जो टॉपिक आपको नजर आ रहा है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने सारा करना है थ्रू आउट। ये भी अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, यहां मैं लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद क्लास जिम्नोस्पर्मी है, ये आपने सिर्फ ये इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ही करना है, बस इतना ही। सारा ये इसका लाइफ साइकिल नहीं है, ये आपने नहीं करना। इसके बाद बेटा क्लास जिम्नोस्पर्मी है, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और इसका लाइफ साइकिल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा जी, ये पूरा करना है। इसके साथ साथ डबल फर्टिलाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में शामिल है। ये इसमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। मज़ीद मैं आपके सामने ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ध्यान से मेरी बातें सुननी है बेटा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा था। हाँ जी, ब्रायोफाइट्स। बेटा ये जो डिवीजन ब्रायोफाइट्स है इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने ध्यान से मेरी बातें सुननी है बेटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा, अगर कोई आपसे पूछे कि ज़मीन पर खुश्की पर आने वाले पहले प्लांट कौन से थे, तो आपने बताना है ब्रायोफाइट्स। ये मैंने लिख भी दिया एमसीक्यूज, ठीक है जी। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज लैंड वर द ब्रायोफाइट्स, वो क्या थे? ब्रायोफाइट्स थे। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ब्रायोफाइट्स एवेल्युएट कहां से हुए थे, मतलब ब्रायोफाइट्स के इंसेस्टर कौन थे। तो यह ख्याल किया जा रहा है कि ब्रायोफाइट्स ग्रीन अलजी से निकले थे। कहां से निकले थे? ग्रीन अलजी से। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद है कि ब्रायोफाइट्स रहते कहाँ पे हैं, तो आपने बताना है कि ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स डैम्प शेडी प्लेसेस पे रहते हैं, ठीक है जी। ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है आपने। अच्छा, इसके बाद है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर कंडक्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं पाए जाते, जाइलम और फ्लोएम, और इसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज यानी कि कोलन काइमा, सक्लेरन काइमा, पैरन काइमा, ये इसके अंदर मौजूद नहीं होते। अच्छा,
ब्रायोफाइट्स में ये जो गैसों का तबादला है, पानी और मिनरल्स, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसकी पूरी प्लांट बॉडी में, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अमल के जरिए होता है। आ सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ब्रायोफाइट्स अकर्स थ्रू, तो आपने बताना है डिफ्यूजन के जरिए और ऑस्मोसिस के जरिए जितना भी मटेरियल है ये ट्रांसपोर्ट होता है, किस में? ब्रायोफाइट्स में। अच्छा, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आता है कि ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है? तो आपने यहां से इसका जवाब करना है यहां तक। बेटा, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुश्की में भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं। अच्छा, पानी इनके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन पानी में करनी होती है। लिखा हुआ है ना, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। द ब्रायोफाइट्स आर सेड टू बी द एम्फीबियन ऑफ प्लांट वर्ल्ड बिकॉज दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर, दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद बड़ी एक अहम लाइन जो यहाँ मुझे नज़र आ रही है, और वो ये कि ब्रायोफाइट्स में ना बेटा गमीटोफाइट डोमिनेंट है, सही है, जबकि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में गमीटोफाइट जो है ये रिसेसिव होती है। ब्रायोफाइट्स वो वाहिद प्लांट्स हैं जिनमें गमीटोफाइट क्या होगी? डोमिनेंट होगी। ये लिखा हुआ ना जी, दे हैव अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अच्छे तरीके से कर लेना है आपने ये। अच्छा, इसके बाद ये लिखा हुआ गमीटोफाइट प्रोड्यूस अ स्पोरोफाइट। गमीटोफाइट क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो आपने ये लाइन याद कर लेनी है। द स्पोरोफाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है जी, स्पोरोफाइट के 3 अहम हिस्से हैं, कौन कौन से? फुट, सीटा और कैप्सूल। अच्छा जी, इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे ना आपको ये फर्स्ट लाइन नज़र आ रही होगी। इस फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। आ सकता है ये MCQs है कि ब्रायोफाइट की जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो क्या होती है, 2n है या अकेली n है? तो आपने बताना है कि इसमें स्पोरोफाइट 2n होती है, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है। अच्छा, ब्रायोफाइट में जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोरस बनते हैं। बेटा, होमोस्पोरस स्पोर्स कौन से होंगे? मतलब ऐसे स्पोर्स जो सारे एक जैसे होंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सारे एक ही किस्म के होंगे। अच्छा जी, जो मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स हैं ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में बनेंगे। इसके साथ साथ बेटा गमीटोफाइट आर प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। ये MCQs आ सकता है कि गमीटोफाइट कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ब्रायोफाइट्स में गमीट्स ये माइटोसिस के अमल से बनेंगे। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि एंथीरोजाइट क्या है, तो आपने बताना है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां मेल गमीट्स बनेंगे। ठीक है जी, मेल गमीट्स कहां बनेंगे? एंथीरोजाइट के अंदर बनेंगे। इसी तरह जो फीमेल गमीट्स होंगे ये कहां बनेंगे? ये आर्चिगोनियम में बनेंगे। ये भी आपने याद रखना है कि फीमेल गमीट्स हैं क्या? ये एग्स होते हैं। ठीक है जी, आ जाओ बेटे। अच्छा जी, इसी तरह बेटा ये लिखा हुआ है ना कि हर आर्चिगोनियम में सिर्फ एक एग बनता है। अ सिंगल एग इज फॉर्म इन ईच आर्चिगोनियम। इसके बाद ये आपने याद रखना है कि ये जो एंथीरोजाइड यानी कि जो मेल स्पर्म्स होंगे वो आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स आर्गन की तरफ कैसे जाएंगे?
ये कीमोटैक्टिकली जाएंगे। आर्चिगोनिया ख़ास किस्म के केमिकल्स खारिज करेगी और फिर वो केमिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एंथीरोजाइड को, और एंथीरोजाइड जो हैं वो आर्चिगोनियम की तरफ भागे जाएंगे। अच्छा जी, ये भी आपने याद रखना है बेटा, जब एंथीरोजाइड एग के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे? डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है जी। वो जो डिप्लॉयड जाइगोट होगा वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिप्लॉयड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अल्टीमेटली जो एम्ब्रियो होगा वो स्पोरोफाइट जनरेशन बनाएगा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि स्पोरोफाइट की जो डेवलपमेंट होती है ना वो गमीटोफाइट के अंदर ही होगी। ये लिखा हुआ है ना, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट टेक्स प्लेस विद इन द गमीटोफाइट। अगर हम ब्रायोफाइट के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें गमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होगी और डोमिनेंट होगी, जबकि स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होगी गमीटोफाइट पर। जैसा कि अभी ऊपर वाली लाइन में भी लिखा हुआ है ना कि स्पोरोफाइट कहाँ पे डेवलप करेगा? गमीटोफाइट के अंदर डेवलप करेगा। अच्छा, ये एक लाइन में ना ब्रायोफाइट्स की तमाम खसूसियात उसने एक्सप्लेन कर दी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने बड़ा ध्यान से इसको देखना है। ये ब्रायोफाइट्स की खसूसियात हैं। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, ये तो आपको पता लग गया। गमीटोफाइट डोमिनेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्पोरोफाइट अटैच टू गमीटोफाइट, ये जो अभी लिखा हुआ था हमने भी पढ़ा। और इसी तरह होमोस्पोरस मतलब इनमें एक किस्म के स्पोर्स बनते हैं। कर लेंगे बेटा इसको। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है इंशाल्लाह। चलिए जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है अडॉप्टेशन टू लैंड हैबिटेट, के ब्रायोफाइट्स ने अपने आप को लैंड हैबिटेट के काबिल बनाने के लिए कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस अपने अंदर की थी, वो देखते हैं जी हम। बेटा सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स ने जो चंद एक बड़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस अपने अंदर की थी, अडॉप्टेशंस की थी, उनमें सबसे पहली वो ये थी कि इन्होंने कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी बनाई थी और इनकी प्लांट बॉडी के गिर्द क्यूटिकल की कवरिंग मौजूद थी। सही है बेटा। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड मेजर अडॉप्टेशन की वो डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू था, कि ब्रायोफाइट्स ने फोटोसिंथेटिक टिश्यू बनाए ताकि ब्रायोफाइट्स प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सकें। इसके बाद ब्रायोफाइट्स ने राइजाइड डेवलप किए जिनका काम प्लांट बॉडी को एंकर करके रखना था, पकड़ के रखना था। ये जो राइजाइड होते हैं बेटा ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सेकेंड एडाप्टेशन की आपको समझ आ गई कि ब्रायोफाइट्स ने अपने अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ बनाए थे ताकि ये प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकें। इसके साथ साथ ये भी मैंने आपको बता दिया कि राइजाइड जो थे ये स्पेशल किस्म के आर्गन थे जो राइजाइड जो के ब्रायोफाइट्स ने बनाए थे, और इनका काम क्या था? इनका काम एंकरेज में था। ये ब्रायोफाइट्स को ज़मीन में ग्रिप करके रखते थे और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर थे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ब्रायोफाइट्स ने ज़मीन पर आने के लिए जो चौथी अडॉप्टेशन की वो ये की कि इन्होंने दो किस्म के गमीट्स बनाए। अच्छा, ये अक्सर पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन हेट्रोगैमी, तो आपने बताना है प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ गमीट्स इज कॉल्ड हेट्रोगैमी। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रायोफाइट्स ने जो गमीट्स प्रोड्यूस किए थे वो ख़ास किस्म के पाउचेस में प्रोड्यूस किए थे और उन पाउचेस को एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया कहते हैं। एंथ्रिडिया में मेल गमीट्स बने थे, आर्चिगोनिया में
फीमेल गमीट्स बने थे। अच्छा, इसके बाद जो छठा इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन की वो ये थी कि इन्होंने मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनाया था। अच्छा जी, इसके बाद जो सातवां अडाप्टेशन था वो ये कि ब्रायोफाइट्स ने आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैकेनिज्म अडॉप्ट किया था। ब्रायोफाइट्स में अच्छा, ये जो सातवीं अडॉप्टेशन थी जो कि ब्रायोफाइट्स ने की थी वो था आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट्स में दो किस्म की जनरेशन थी, एक स्पोरोफाइट जनरेशन थी, एक गमीटोफाइट जनरेशन थी। ये तो आपको पता है कि गमीटोफाइट डोमिनेंट थी और स्पोरोफाइट रिसेसिव थी, और ये डिपेंडेंट थी किस पर? गमीटोफाइट पर। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। अच्छा बेटा, ये जो डिवीजन ट्रैकियोफाइटा थी इसमें तीन चार बड़े अहम पॉइंट्स मौजूद हैं, आपने ना बड़े अच्छे तरीके से करना है इसको। बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये ट्रैकियोफाइट्स थे क्या, तो आपने बताना है कि ट्रैकियोफाइट्स जो थे वो वेस्कुलर प्लांट्स थे। आपको पता है कि वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। जाइलम का काम कंडक्शन ऑफ वाटर है, फ्लोएम का काम कंडक्शन ऑफ फूड है। अच्छा बेटा, ये सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप थी, मतलब जो ट्रैकियोफाइट्स थे, और इनमें भी जो सबसे एडवांस वो फ्लावरिंग प्लांट्स थे जो कि लैंड हैबिटेट को डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, ट्रैकियोफाइट के चंद एक अहम करैक्टर यहाँ पे ये मौजूद हैं, आपने ये अच्छे तरीके से समझ लेने हैं। नंबर एक, तो ट्रैकियोफाइट्स ने रूट, स्टेम और लीव्स ये डेवलप किए थे, और ये भी आपने याद रखना है कि वेस्कुलर सिस्टम ट्रैकियोफाइट्स में मौजूद था। वेस्कुलर सिस्टम कहाँ कहाँ मौजूद था? इनकी स्टेम में भी, रूट में भी और लीव्स में भी। और इसी तरह इनका जो स्पोरेंजिया था वो प्रोटेक्टेड था, एक पाउच के अंदर मौजूद था। इसी तरह ये भी आपने याद रखना है कि ट्रैकियोफाइट्स ने पोलन ट्यूब बनाई थी, किस लिए? ताकि मेल गमीट्स का सेफ ट्रांसफ़र हो सके, आसानी से ये ओवरी तक पहुँचे, जाके फर्टिलाइजेशन का अमल करें। उसके बाद जो छठी और आखिरी अडाप्टेशन थी ट्रैकियोफाइट्स की वो ये कि इन्होंने हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बनाया था। इनमें भी दो जनरेशन थी। अच्छा, एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है कि ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर कितनी सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। तो आपने बताना है कि ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर 4 मेजर डिवीजन्स में, सब डिवीजन्स में तकसीम किया जाता है, जो कि हैं सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फेनोपसीडा और टेरोपसीडा। ये टॉपिक आपने कर लेना है बेटा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपने टॉपिक करना है वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है, आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। बेटा, एवोल्यूशन ऑफ लीफ, लीफ की इब्तदा, लीफ के एवेलुएट होने की जो इब्तदा थी वो काफ़ी टाइम पहले की है। तो इसमें चंद एक बड़ी अहम लाइंस यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अहम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये कॉक्सीनिया था। बेटा, कॉक्सीनिया प्लांट एक ऐसा प्लांट था जिसने पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप किए थे। उसकी स्टेम पर छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए थे,
और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद नहीं था, वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं थे। ये याद रखना है आपने कि कॉक्सिनिया प्लांट वो पहला प्लांट था जिसने अपनी स्टेम के अंदर लीफ लाइक स्मॉल आउटग्रोथ्स जनरेट की थी और उन स्मॉल आउटग्रोथ्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम्स मौजूद नहीं थे। अच्छा, इसके बाद ये जो लाइकोपोड्स है ना बेटा, लाइकोपोड्स वो पहले प्लांट्स थे जिन्होंने ट्रू लीव्स बनाए थे। ये लिखा हुआ ना, लाइकोपोड्स वर द फर्स्ट प्लांट दैट फॉर्म द ट्रू लीव्स एंड रूट्स। आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है बेटा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ माइक्रोफिल और मेगाफिल के दरमियान। अच्छा बेटा, ये लीव्स की दो किस्म की अकसाम है, ये मैं दोनों आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स आपको ये लीव नज़र आ रहा होगा। इस लीव में अगर आप देखें, ये मैं ज़रा इसको आपके ना कैमरे के करीब ज़रा करना चाह रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जूम कर पा रहा है, लेकिन खैर मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखें, इस लीव में ना किसी किस्म का कोई वेन लेट्स का सिस्टम नहीं है, सीधी सीधी वेन्स मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा लीफ जिसमें वेनलेट्स मौजूद ना हो उस लीफ को क्या कहेंगे? माइक्रोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? माइक्रोफिल। अब मैं आपको दिखाता हूं मेगाफिल। अच्छा बेटा, आपको ये लीफ नज़र आ रहा है, इस लीफ में अगर आप देखें तो ये एक मेन वेन जा रही है, फिर फर्दर अच्छा बेटा, आपको ये जो वेन नज़र आ रही है लीफ में, फर्दर ये इसका ब्रांचिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। ऐसा लीफ जिसमें एक वेन हो प्लस वेन लेट्स भी मौजूद हों, ऐसे भी लीफ को हम क्या कहेंगे? मेगाफिल कहेंगे। अब ये जो लीफ है, ये कौन सा लीफ है? मेगाफिलस लीफ है, ये लिखा हुआ मेगाफिल। ठीक है जी। अब मैं आपको रीड भी करवा देता हूँ। ईच लीफ हैज़ अ सिंगल अनडिवाइडेड वेन, जैसा कि इसके केस में था। आपको मैंने समझाया ना कि सिंगल अनडिवाइडेड वेन सीधी जा रही थी, एंड वेन सिंगल वेन अनडिवाइडेड वेन, सच अ लीफ इज कॉल्ड मेगाफिल, सॉरी माइक्रोफिल। बेटा, लार्ज लीव्स हैविंग डिवाइडेड वेन एंड वेनलेट्स with an expanded leaf blade or lamina are known as मेगाफिल। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि इन लीव्स में ये जो ग्रीनिश एरिया है ना, इस ग्रीनिश एरिया को ना बेटा लैमिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैमिना। हाँ, चौड़े पत्ते जिनके अंदर वेन और वेनलेट्स मौजूद हों प्लस ये ग्रीनिश एरिया मौजूद हो, इनको हम क्या कहेंगे? मेगाफिल्स कहेंगे। जी बेटे, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मोहम्मद, अंदर चले जाओ। अच्छा बेटा, इसके बाद ये है ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग की भी डिफाइन आपने कर लेनी है, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ये आपकी किताब में ही ओवर टॉपिंग की ये डायग्राम बनी हुई है कि जब स्टेम अनइक्वली डिवाइड करे और ग्रो करना शुरू करे तो इसको हम क्या कहेंगे? ओवर टॉपिंग कहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है प्लेनेशन। बेटा, प्लेनेशन क्या है? कि जब ओवर टॉप्ड ब्रांचेस के दरमियान फर्दर नेटवर्क्स बनने शुरू हो जाएं, इसको क्या कहेंगे? प्लेनेशन कहेंगे। और फ्यूजन और वेबिंग क्या होगा? बेटा, जब वेन्स और वेनलेट्स के दरमियान ये लैमिना आना शुरू हो जाए और ये इसको कवर करना शुरू कर दे गैप्स को, और अल्टीमेटली एक कंप्लीट लीफ की अपीयरेंस आनी शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्यूजन और वेबिंग कहेंगे। अच्छा, लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक लाइन मौजूद है, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल विच कंप्लीटेड इन मोर देन 15 to 20 मिलियन ईयर्स अगो।
ये पेपर में MCQs भी आ सकता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो बकिया चैप्टर है, 9th चैप्टर, उसका जो नेक्स्ट हिस्सा है, अगला जो पार्ट है, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो बेटा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके जहन में, कोई आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, अगर आप वहाँ से हेल्प लेना चाहें तो हम इंशाल्लाह आपकी हर किस्म की तालीमी हेल्प ज़रूर करेंगे। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।